हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मैट्रिसेस होती क्या हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने बात की थी और हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पर कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इन्हीं के बारे में, इन्हीं ऑपरेशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो मैट्रिसेस हमने पढ़ा था, होता क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जहाँ पर डेटा के अंदर क्या है, हमारे कुछ नंबर्स हैं या फिर कुछ फंक्शंस हैं। तो सपोज हमारे पास एक डेटा है कि राम के पास 4 पेन हैं और 6 पेंसिल हैं। ठीक है, उसके पास 4 पेन हैं, 6 पेंसिल है। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर 4 लिख दिया और 6 लिख दिया। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इस बारे में। एक दूसरा डेटा अब हमारे पास है कि राम ने क्या किया, अब 2 पेन और ख़रीद ले। ठीक है, और उसने 4 पेंसिल और ख़रीद ली। अब हमें ये पता चला कि राम ने जो है 2 पेन और ख़रीद लिए और 4 पेंसिल और ख़रीद ली उसने। तो इस डेटा को भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कह दिया कितने पेन और ख़रीदे, 2 और ख़रीदे। कितनी पेंसिल और ख़रीदी, 4 और ख़रीदी। तो ये पहली वाली को हमने बोल दिया ये है मैट्रिक्स ए और दूसरी वाली को हमने बोल दिया ये है मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि अब बताओ राम के पास कुल मिलाकर कितने पेन हो गए और कितनी पेंसिल हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे राम के पास कितने पेन थे, 4 पेन थे। अब कितने पेन उसने और ले लिए, 2 पेन और ले लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 4 + 2 इतने उसके पास अब पेन हो गए। ऐसे उसके पास पेंसिल 6 थी, अब उसने 4 और ले ली, तो उसके पास अब टोटल कितनी हो गई, इतनी हो गई। इस इंफॉर्मेशन को भी हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ये जो अब मैट्रिक्स बनी है ये है A + B। तो A + B मैट्रिक्स ये हमें क्या बता रही है, इस केस में ये हमें बता रही है कि राम के पास अब 6 पेन हैं और उसके पास अब 10 पेंसिल्स हैं। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो थी कि राम के पास 4 पेन है और 6 पेंसिल है। साथ में हमें ये भी पता था कि श्याम के पास 3 पेन हैं और 2 पेंसिल हैं। तो हम इस बार क्या कर रहे थे कि इस इन्फॉर्मेशन और इस इन्फॉर्मेशन दोनों को मिलाकर हमने एक मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स ए। तो उसमें हमने क्या किया, जो राम के पास जितने जितने पेन और पेंसिल थे वो हमने पहली रो में लिख दिए और श्याम के पास जितने पेन और पेंसिल थे वो हमने दूसरी रो में लिख दिए। ये बन गई एक मैट्रिक्स। अब हमें ये तो पता है कि राम ने 2 पेन और ख़रीद लिया और 4 पेंसिल और ख़रीद ली। साथ ही में हमें ये भी पता है कि ये जो श्याम था इसने 1 पेन और ख़रीद लिया और इसने 5 पेंसिल और ख़रीद ली। ठीक है, तो अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी हम एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो हमारे पास अब बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। इसमें हमने क्या 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 लिख दिया, पहली रो में लिख दिया हमने कि राम ने कितने पेन और ख़रीदे और कितनी पेंसिल और ख़रीदी। दूसरी रो में हमने लिख दिया श्याम ने कितने पेन और ख़रीदे और कितनी पेंसिल और ख़रीदी। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जो हमें ये बताएगी कि राम के पास कितने पेन हैं, राम के पास कितनी पेंसिल अब हैं, श्याम के पास अब कितने पेन हो गए हैं, श्याम के पास अब कितनी पेंसिल हो गई हैं। तो A + B अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहला इसका एलिमेंट आएगा राम के पास टोटल पेन कितने हैं, है ना, तो 4 + 2 यानी 6। फिर राम के पास टोटल पेंसिल कितनी हैं, कितनी हो गई, 6 + 4 10। श्याम के पास टोटल पेन कितने हैं, 4। श्याम के पास टोटल पेंसिल कितनी हैं, 5। तो ये बनेगी हमारी A + B मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। तो जनरल में अगर हम इसको देखें तो हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22।
ठीक है। और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसके एलिमेंट्स को सपोज हमने रिप्रेजेंट किया हुआ स्मॉल बी से, तो B11, B12, B21, B22। अगर हमें इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो हमें क्या मिलेगा, हमें करना क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। जैसे कि हमने क्या किया, 4 में ऐड किया हमने 2 को, तो A11 में हम ऐड करेंगे B11 को, A11 प्लस B11। ऐसे 6 में हमने ऐड किया था 4 को, तो A12 में हम ऐड करेंगे B12 को। A12 में हम ऐड करने वाले हैं B12 को, तो A12 प्लस B12। ठीक है। ऐसे ही 3 में हमने ऐड किया था 1 को, यानी A21 प्लस B21, और 2 में हमने ऐड किया था 5 को, यानी A22 प्लस B22। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करके लिख रहे हैं। तो जनरल में अगर हम कहें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AIJ, और इसका ऑर्डर क्या है M/n। एक दूसरी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स B, जिसको हम जनरल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं BIJ, इसका ऑर्डर भी है M/n। तो A प्लस बी क्या होगी, A प्लस बी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया हुआ है, AIJ प्लस BIJ, और ऑर्डर इसका भी क्या होगा, इसका ऑर्डर भी M/n ही होगा। जैसे यहाँ हमने देखा 2/2 की मैट्रिक्स थी, यहाँ भी हमने देखा 2/2 की मैट्रिक्स थी, तो A प्लस बी भी क्या निकल कर आई हमारे पास 2/2। ठीक है। यहाँ हमने क्या देखा था, 1/2 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे भी 1 रो 2 कॉलम्स 1/2 की मैट्रिक्स थी, तो A प्लस बी में भी क्या निकल कर आया, 1 रो और 2 कॉलम्स 1/2 मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स हैं जिनका, दो मैट्रिसेस हमारे पास है जिनका ऑर्डर ही अलग अलग है, तो उसमें तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही उनके डिफरेंट होंगे, तो हर एलिमेंट का कोई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें नहीं मिलने वाला है, तो उस केस में हम मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। जैसे सपोज हमें बोल दिया जाता है एक मैट्रिक्स है 1 2, ठीक है, इसको ऐड करो एक दूसरी मैट्रिक्स के साथ 1 2 3 1, दोनों का ऑर्डर हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम 1 ले लें, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 2 ले लें, तो ये 3 और 1 इनका तो कोई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिसेस को हम ऐड नहीं कर सकते। अगर हम मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारा सेम है, तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। कैसे, हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, A11 को B11 से ऐड कर देंगे, A12 को B12 से ऐड कर देंगे, एंड सो ऑन। तो ये तो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, NCERT का एग्जाम्पल 6। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं √3 1 -1 2 3 0। ठीक है। ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी 2/3 मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स दे रखी है B, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 √5 1 -2 3 1/2। ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है, 2 रोज 3 कॉलम्स, यानी 2/3। हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो ऑर्डर क्योंकि दोनों का सेम है तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर डिफरेंट होता तो हम इन मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते थे। ऐड करेंगे तो जस्ट हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। मैट्रिक्स जो अब हमारी निकल कर आएगी वो सेम ही ऑर्डर की होगी, उसमें भी आप देखेंगे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, √3 में ऐड करते हैं 2 को, तो पहला एलिमेंट आ गया √3 + 2। फिर 1 में ऐड करते हैं √5 को, 1 + √5। फिर -1 में ऐड करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 0। 2 में ऐड करेंगे -2 को, ये भी हो जाएगा 0। 3 में ऐड करेंगे 3 को, ये हो जाएगा 6। 0 में ऐड करेंगे 1/2 को, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। तो बहुत सिंपल है एडिशन, बस हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड कर देना है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैट्रिक्स एडिशन की, क्या क्या रूल्स हैं जिनको ये फॉलो करता है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, दो मैट्रिसेस हैं A और B, उन्हें आप ऐड कर रहे हैं, तो आप चाहे A + B करें, चाहे आप B + A करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A + B = B + A। यानी हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स है सपोज 1 0 0 2, ठीक है,
इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक और मैट्रिक्स को जो है 2 0 5 1। तो आप इसको इस तरह से लिखें या दूसरी वाली को पहले लिख दें और पहली वाली को बाद में लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप ऐड करेंगे यहाँ भी आपको क्या मिलेगा 3 0 5 3 और इसको ऐड करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा 3 0 5 3। सेम ही मैट्रिक्स निकल कर आएगी। कैसे? सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि हमने रिप्रेजेंट कर रखी है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m बाई n, और बी मैट्रिक्स है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी आई जे m बाई n ही इसका ऑर्डर है, तभी हम ऐड कर पाएंगे, नहीं तो ऐड ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम कहते हैं a प्लस बी, इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो एक मैट्रिक्स हमें ऐसी मिलेगी जिसमें हम क्या कर रहे हैं ए आई जे प्लस बी आई जे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ऑर्डर होगा m बाई n। अब एलिमेंट्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम ए आई जे प्लस बी आई जे लिखें चाहे बी आई जे प्लस ए आई जे लिखें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें पता है उनका एडिशन कम्यूटेटिव होता है। नंबर्स का एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे m बाई n। इसका मतलब क्या है, बी आई जे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m बाई n, उसमें हम ऐड कर रहे हैं ए आई जे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m बाई n, यानी ये बन गया हमारा b प्लस ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का एडिशन भी नंबर्स के एडिशन की तरह ही कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, सेम ही ऐसा एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ बात करें हम तीन मैट्रिसेस की। हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, ठीक है, हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, तो हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करें, पहले हम ए और बी को ऐड कर लें और उसमें सी को ऐड करें, चाहे हम पहले बी और सी को ऐड कर लें और उसमें हम ए को ऐड करें, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह से जैसे ऊपर हमने कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव किया है, सेम ऐसे ही आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, तो आप इजीली कर लोगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है, अब नंबर्स के केस में आपको याद होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को आप किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि वो 2 ही रहे, तो वो नंबर क्या होता है 0। तो नंबर्स के केस में हमें पता है 0 क्या होता है, 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, इसको आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो नंबर चेंज नहीं होगा। ऐसे ही क्या मैट्रिक्स, कोई ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास है जिस मैट्रिक्स को हम किसी भी दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारी मैट्रिक्स चेंज नहीं हो, बिल्कुल है। हमने पीछे पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ज़ीरो या नल मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट ज़ीरो होता है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इसमें हम ऐड कर दें ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स हम किसी भी ऑर्डर की बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैट्रिक्स जो हमने पहली वाली ली है ये ऑर्डर 2 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ज़ीरो मैट्रिक्स भी हम ऑर्डर 2 की ले लेते हैं। 0 0 0 0, इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, तो हमें वापस से हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो कोई भी मैट्रिक्स प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से, दिस इज इक्वल टू द सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये है मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो हमें अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही वापस मिलेगी। फिर है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स नंबर्स में भी हमने पढ़ा है, 2 में क्या ऐड करें कि वो ज़ीरो बन जाए, क्या ऐड करें -2, उस नंबर का नेगेटिव ऐड कर दें, है ना। सेम हम यहाँ पर करेंगे। अगर हमें एक मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो हम एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं जिस मैट्रिक्स को हम अपनी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाने चाहिए, हमारी जो मैट्रिक्स है वो ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाए। जैसे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हम ये सोच रहे हैं कि इसमें हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो क्या ऐड करना चाहिए, 1 में क्या ऐड करेंगे कि ज़ीरो हो जाए -1, 2 में क्या ऐड करेंगे कि ज़ीरो हो जाए -2, 3 में क्या ऐड करें ज़ीरो हो जाए, 4 में क्या ऐड करें ज़ीरो हो जाए। तो ये जो हमें मैट्रिक्स मिली ये क्या है, ये है हमारी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स। और इसको हम बना कैसे सकते हैं, अगर हम अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, पूरी मैट्रिक्स को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स एक मैट्रिक्स होगी जिसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? -a से। तो ये जो -a मैट्रिक्स बनेगी जिसके हर एलिमेंट को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये ए मैट्रिक्स थी, और ये क्या किया हमने? हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करके बना दी एक -a मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है हमें क्या मिलेगी? 0 मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये जो -a मैट्रिक्स है ये है हमारी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो a प्लस माइनस a हमेशा कितना होगा? a प्लस माइनस a ये हमेशा कितना होगा? 0 मैट्रिक्स। और ऐसे -a प्लस a करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगी? 0 मैट्रिक्स। तो हर मैट्रिक्स का एक एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मैट्रिक्स को जब हम एक स्केलर से, एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, या सपोज हम इसको इस तरह से सोचते हैं कि राम था, राम के पास 4 पेन थे और 5 पेंसिल थी। फिर से उसी एग्जाम्पल पर हम आ जाते हैं। राम के पास 4 पेन थे और 5 पेंसिल थी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि उसने क्या किया, उसने जो उसके पास पेन थे उनका नंबर भी डबल कर दिया और पेंसिल जो थी उनका नंबर भी डबल कर दिया। तो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स एक बनकर आएगी उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे? पेन हो जाएंगे 4 इंटू 2 और पेंसिल्स हो जाएंगी 5 इंटू 2, डबल होगा एलिमेंट्स। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी उसका मतलब क्या है? क्योंकि उसने पेन का नंबर भी डबल कर दिया और पेंसिल्स का नंबर भी डबल कर दिया, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? 2 इंटू जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारी मैट्रिक्स को, इसका मतलब मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 8 और 10। तो ये अब हमें क्या बता रही है कि राम के पास जब उसके पेन डबल हो गए तो अब 8 पेन हो गए और पेंसिल भी डबल हो गई, तो 10 उसके पास पेंसिल हो गई। मतलब सिंपल सा क्या है इसका कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी एक स्केलर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे A11, A12, A21, A22 जितने भी थे, ये तो मैंने एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाई है, वो सारे एलिमेंट्स उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हमने एक मैट्रिक्स को डबल किया है तो इसका मतलब उसके सारे एलिमेंट्स डबल हो गए हैं, ट्रिपल किया है तो सारे एलिमेंट्स ट्रिपल हो गए, हाफ किया है तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स हाफ हो गए। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है C, दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको, C मैट्रिक्स है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, -3, 5 और 9। ठीक है, आपको इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। तो हमें कह रहे हैं 1/3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 इंटू 2 ये आ जाएगा 2/3, -3 इंटू 1/3 ये आ जाएगा -1, 5 इंटू 1/3 ये आ जाएगा 5/3 और 9 इंटू 1/3 ये आ जाएगा 3। तो ये जो अब हमारी नई मैट्रिक्स बनी है ये है ओरिजिनल मैट्रिक्स को 1/3 से मल्टीप्लाई करके जो आई है। कौन से लॉज हैं जिनको ये फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर? तो अगर कोई स्केलर है हमारे पास k, उससे हम दो मैट्रिक्स के सम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल है? के ए प्लस के बी। यानी ये जो k है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस ब्रैकेट पर, k इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, जैसा कि नंबर्स में होता है बिल्कुल सेम वैसे ही। नंबर्स में तो हमने पढ़ा है ना 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम वही यहाँ पर फॉलो हो रही है। कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं? कोई स्केलर है हमारे पास के कुछ भी है, कोई नंबर है हमारे पास, और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दो मैट्रिसेस को ऐड किया हुआ है ए और बी को। तो ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास थी ए आई जे m/n ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स थी बी आई जे जिसका ऑर्डर भी m/n ही था, तभी हमने इसे इन्हें ऐड किया होगा। अगर ऑर्डर अलग होता तो ये ऐड नहीं हो पाते। तो a प्लस बी मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो बनी होगी ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके ऑर्डर उसका भी m/n ही होगा। ठीक है,
अब इसको अगर हम k से मल्टीप्लाई करें, इसका क्या मतलब है कि इसका जो हर एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, k को अंदर ले सकते हैं, k aij प्लस bij, ऐसी एक मैट्रिक्स बन गई m/n ऑर्डर की। अब हमें पता है ये नंबर है, ये कुछ नंबर्स हैं या फंक्शंस हैं, तो इनको तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं k i j प्लस के ए आई जे प्लस के बी आई जे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, दो मैट्रिसेस का एडिशन, एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स ये, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं के ए आई जे प्लस के बी आई जे, ऐसी दो मैट्रिक्स हैं जिनको ऐड करके ये मैट्रिक्स बनी है। और इसका मतलब क्या है कि इसमें से अब हम के को बाहर ले सकते हैं। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें हमने के को मल्टीप्लाई किया था, तो के को अगर हम इसमें से बाहर ले लें तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो के से डिवाइड हो जाएंगे, के आई जे ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस ऐसे इसमें से के को बाहर ले सकते हैं, के बी आई जे, तो ये क्या बन जाएगा, के ए प्लस के बी, ठीक है। और ऐसे ही सेम ये है, यहाँ पर के और एल ये दोनों क्या है, कोई स्केलर है, और ए हमारी मैट्रिक्स है। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो कर रहा है, के प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए, ठीक है। जैसे हमने ऊपर इसको प्रूव किया है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। के प्लस एल और ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, m/n ऑर्डर की है। इसका मतलब क्या है, ये के प्लस एल ये अंदर ले सकते हैं हम मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट के प्लस एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा ए आई जे, ऐसी मैट्रिक्स बन गई। अब ये तो क्योंकि नंबर्स हैं या फिर फंक्शंस हैं, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा के आई जे प्लस एल ए आई जे, के ए आई जे प्लस एल ए आई जे, ऐसा आ जाएगा ऐसी मैट्रिक्स। इसका मतलब एक मैट्रिक्स है के ए आई जे प्लस एक और मैट्रिक्स इसमें हमने ऐड किया जिसके एलिमेंट्स हैं एल ए आई जे, के बाहर ले लेते हैं इसमें से, तो के ए आई जे प्लस एल बाहर ले लेते हैं ए आई जे, यानी ये बन गया के ए प्लस एल ए। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों रूल्स को ये फॉलो कर रहा है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके बारे में तो अभी हमने पीछे थोड़ा सा बात कर ही ली थी जब हम बात कर रहे थे एडिटिव इनवर्स की। तो अब हमें पता है किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना होता है, माइनस से। माइनस से कैसे बनेगा, अगर हम मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्केलर है -1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 -5, ठीक है, ये मैट्रिक्स है ए। अगर हमें एक -a मैट्रिक्स बनानी है तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 3 -1 -5, और स्केलर से मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो सब इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स हमारी क्या बनकर आएगी, 2 इंटू -1 यानी -2, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू -1 1, -5 इंटू -1 5। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स आई है ये है -a, और यही मैट्रिक्स क्या है, ए का एडिटिव इनवर्स। ए में अगर हम ये नेगेटिव ए मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इंडिकेट क्या कर रहा है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो सपोज हमारे पास एक बच्चा है राम उसका नाम है, और उस राम के पास हम कह रहे हैं कि उसके पास 5 चॉकलेट्स हैं और उसके पास 6 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है। इस बार क्या हुआ, उसने अपनी 2 चॉकलेट और 3 टॉफ़ी किसी को दे दी, शाम को दे दी उसने, ये उसने दे दी शाम को। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है, हम कह रहे हैं मैट्रिक्स ए हमारे पास है जिसमें हमने लिखा हुआ है 5 और 6, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, राम के पास कितनी चॉकलेट थी, कितनी टॉफ़ीज़ थी। एक बी मैट्रिक्स हमने बना दी जिसमें हमने लिख दिया 2 और 3, ये क्या बता रही है, राम ने 2 चॉकलेट दे दी शाम को और 3 टॉफ़ी दे दी शाम को, ठीक है। तो a माइनस बी अब एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जो हमें बताएगी कि राम के पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं शाम, और राम के पास अब कितनी टॉफ़ीज़ बची हैं। जब उसने 2 चॉकलेट और 3 टॉफ़ी शाम को दे दी तो अब राम के पास क्या बचा है, तो कैसे निकालेंगे, 5 थी 2 दे दी तो 5 - 2 इतनी बची हैं, 6 थी टॉफ़ीज़ 3 टॉफ़ीज़ दे दी तो 6 - 3 इतनी टॉफ़ीज़ बची हैं। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ गई
ये हमें बता रही है कि राम के पास अब 3 चॉकलेट बची हैं और 3 ही टॉफ़ी बची हैं। ठीक है, तो ये है सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22 और एक दूसरी मैट्रिक्स है B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं B11, B12, B21, B22, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे हमने एडिशन में देखा था सेम वैसे ही। तो A11 में से हम माइनस करेंगे B11, A12 में से B12, A21 में से B21 और A22 में से B22। ठीक है, पहले में से पहला माइनस किया, दूसरे में से दूसरा माइनस किया, इसी तरह से। तो हमारे पास जो A माइनस B मैट्रिक्स आएगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21 और A22 माइनस B22। ऑर्डर सेम ही रहने वाला है, ये m/n ऑर्डर की थी, ये हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने क्या बनाई, 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, तो जो सब्ट्रैक्ट करके मैट्रिक्स आएगी वो भी 2/2 ऑर्डर की ही आएगी। सब्ट्रैक्शन भी हम सिर्फ तभी कर सकते हैं दो मैट्रिसेस का जब उनका ऑर्डर सेम हो, क्योंकि तभी हमें हर एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलेगा। जनरल में अगर हम देखें तो A माइनस बी ये किसके इक्वल है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं Aij माइनस Bij और ऑर्डर क्या है इसका, कुछ ऑर्डर है m/n, वही ऑर्डर है जो A का ऑर्डर है और जो B का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसको हम और कैसे सोच सकते हैं, हम ये भी सोच सकते हैं कि हम A माइनस बी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि A में हम ऐड कर रहे हैं B मैट्रिक्स का नेगेटिव, बी मैट्रिक्स का नेगेटिव हम ए में ऐड कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन को भी हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। हमें पता है हम 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम 3 में ऐड कर रहे हैं 2 का नेगेटिव, एक ही बात है, सेम वही चीज़ है। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए में हम ऐड कर रहे हैं बी मैट्रिक्स का नेगेटिव। तो अगर हम पहले बी मैट्रिक्स का नेगेटिव बना देते तो सारे सब एलिमेंट्स के आगे नेगेटिव साइन आ जाता और फिर हम क्या करते, फिर इन दोनों को ऐड कर देते, तब भी हमें यही रिजल्ट मिलता। ये भी सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल 7 NCERT का, दो मैट्रिसेस हमें दे रखी हैं A और B। अब हमें कह रहे हैं फाइंड 2A माइनस B। तो A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 2 3 1। पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं 2A कितनी होगी। 2A मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स को हम एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी वो, 2 4 6 4 6 2, ये बन गई हमारे पास। ये तो आ गई 2A। अब इस 2A में से 2 4 6 4 6 2 में से हम माइनस करना चाह रहे हैं क्या, B मैट्रिक्स 3 -1 3 -1 0 2। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम कर सकते हैं, तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। 2/3 है ये भी, और ये भी 2 रोज और 3 कॉलम्स, 2/3 है, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक 2/3 मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिलने वाली है। क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 - 3, यहाँ आ जाएगा 2 - 3, फिर 4 - -1 6 - 3 4 - -1 6 - 0 और 2 - 2, एक ऐसी 2/3 मैट्रिक्स आ जाएगी। और सॉल्व करते हैं, 2 - 3 हो गया -1, ये हो गया 5 3 और यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया 0। ये जो हमारी मैट्रिक्स आई ये है 2A माइनस B मैट्रिक्स। आगे देखते हैं, तो हमारे पास अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8। दो मैट्रिसेस हमें दे रखी हैं, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स। ठीक है, हमें कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट 2A + 3X = 5B। हमें एक ऐसी मैट्रिक्स X फाइंड करनी है कि 2A + 3X 5B होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 2A फाइंड कर लेते हैं। 2A का मतलब क्या है, A मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 8 × 2 16, 2 × 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा 8 -4 6 और 12, ये तो 2A है। 5B भी फाइंड कर लेते हैं। 5B यानी B के हर एलिमेंट को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 × 2 = 10 -10 20 10 -25 और 5, ये बन गई हमारी मैट्रिक्स
5b। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें ये एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? हमें दिया है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो हमें यहाँ से 2a हटाना है क्योंकि हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, सिर्फ x चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम 2a मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम ऐसे कर देते हैं इसको 2a माइनस 2a प्लस 3x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 5b माइनस 2a। अब सेम मैट्रिक्स में से हम सेम मैट्रिक्स माइनस कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स माइनस करेंगे, सब जीरो जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे तो ये तो बन गई O यानी जीरो मैट्रिक्स, प्लस 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। ऐसे आ गया। जीरो मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिलती है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स क्या है, ये तो है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये तो 3x ही हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। अब हमें ये 3 भी नहीं चाहिए तो हम इस 3 से इस पूरे को कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रह जाएगी हमारी x मैट्रिक्स और यहाँ आ जाएगा 1/3 ऑफ 5b माइनस 2a। यानी 5b माइनस 2a करके जो भी हमें मैट्रिक्स मिल रही है उस मैट्रिक्स को हमें फाइनली 1/3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें हमारी x मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं 5b माइनस 2a, कितना आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। 5b हमारे पास है ये वाली मैट्रिक्स और 2a हमारे पास क्या है, इसमें से हम माइनस करने वाले हैं 16 0 8 माइनस 4 6 12, इसको माइनस करने वाले हैं। 10 माइनस 16 ये हो गया माइनस 6, माइनस 10 माइनस 0 ये हो गया माइनस का 10, 20 माइनस 8 तो ये बन गया हमारा 12, 10 माइनस माइनस 4 ये बन गया 14, माइनस 25 में से माइनस कर रहे हैं 6 तो ये आ जाएगा माइनस का 35, और 5 में से माइनस कर रहे हैं 12 तो ये आ जाएगा माइनस 7। ठीक है, ये तो हो गई 5b माइनस 2a। अब x हमारी क्या है, इस मैट्रिक्स को अगर हम 1/3 से कर दें मल्टीप्लाई तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कर देते हैं -31 माइनस 7, तो हर एलिमेंट जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। -6/3 ये आ गया माइनस का 2, माइनस 10/3 4, 14/3 30 माइनस का 31/3 और माइनस का 7/3। ये है हमारी मैट्रिक्स x। एक और एग्जाम्पल देखते हैं आगे, एग्जाम्पल 9, NCERT का एग्जाम्पल 9। इसमें हमें कह रहे हैं फाइंड x एंड y। अगर x प्लस वाई मैट्रिक्स ये है और x माइनस वाई मैट्रिक्स ये है तो हमें x और y ये मैट्रिसेस फाइंड करके बताने हैं। तो हमें क्या पता है, x प्लस वाई भी एक मैट्रिक्स है, x माइनस वाई भी एक मैट्रिक्स है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x प्लस वाई मैट्रिक्स और x माइनस वाई मैट्रिक्स को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगी। 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ, x प्लस एक्स और साथ में क्या है प्लस y माइनस वाई। तो y में से y मैट्रिक्स अगर हम माइनस करेंगे तो ये तो क्या बन जाएगी, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। और जीरो मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। तो x प्लस जीरो हम करेंगे तो हमें x प्लस एक्स मैट्रिक्स ही मिलेगी। x प्लस एक्स मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इसे हम 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम x मैट्रिक्स में x मैट्रिक्स ही ऐड करेंगे तो उसका हर एलिमेंट डबल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, 2x प्लस जीरो मैट्रिक्स यानी 2x ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। 5 प्लस 3 करेंगे 8, 2 प्लस 6 8 और 0, और यहाँ आ गया हमारे पास फिर से 8 आ गया। अब x मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से कर देते हैं डिवाइड या 1/2 से मल्टीप्लाई, एक ही बात है। तो यहाँ बचा x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट इसका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 4 4 0 4। ये तो आ गई हमारी x मैट्रिक्स। ऐसे हमें फाइंड करनी है y मैट्रिक्स। y मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया था, इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
हम यहाँ पर कर रहे हैं x प्लस वाई मैट्रिक्स में से माइनस कर रहे हैं x माइनस वाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा 5209 में से हम माइनस कर रहे हैं 360 माइनस 1। तो इसे भी हम रीअरेंज कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस वाई माइनस माइनस वाई यानी प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू, इन्हें कर दो सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 3 किया 2 आया, 2 माइनस 6 किया माइनस का 4 आया, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस माइनस 1 ये आ गया हमारे पास 10। तो x माइनस एक्स तो फिर से जीरो मैट्रिक्स हो गई और जीरो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिलती है और y प्लस वाई हो गई 2y। तो 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 0 10। तो हम क्या करेंगे 1/2 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ रह गया y और यहाँ पर आ गया 1/2 इंटू 2 माइनस 4 0 10। तो हर एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 5। तो ये बन गई हमारी y मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमें अगला एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का दे रखा है एग्जाम्पल 10, इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है मैट्रिसेस के फॉर्म में और हमें कह रहे हैं इसमें से x और y फाइंड करो। तो 2 इंटू सम मैट्रिक्स प्लस सम मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स, हमें ऐसे दे रखा है। तो पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू दिस मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये हमारे पास बन गई 2x और यहाँ हो गया 10 14 और ये बन गया 2y माइनस 6। हर एलिमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें हम ऐड करें एक और मैट्रिक्स 3 माइनस 4 1 2। दिस इज इक्वल टू 7 6 15 14। दो मैट्रिसेस को ऐड करें यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो 2x में तो ऐड होगा 3, 10 में ऐड होगा -4 तो यहाँ आ जाएगा 6, 14 में ऐड होगा 1 तो आएगा 15 और 2y माइनस 6 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा यहाँ 2y माइनस 4। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 6 15 14। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है 2x प्लस 3 ये 7 के इक्वल है और 2y माइनस 4 ये इक्वल होना चाहिए 14 के। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 2 और ऐसे ही यहाँ 2y इज इक्वल टू हो गया 14 प्लस 4 यानी 18। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इस टॉपिक का, इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल 11। इसमें क्या बोल रहे हैं, दो फार्मर्स हैं, एक का नाम है रामकिशन, एक का नाम है गुरचरण सिंह। ये सिर्फ 3 वेराइटीज़ ऑफ राइस उगाते हैं, बासमती, परमल और नौरा। ठीक है, और इन्होंने सितंबर में जब राइस उगाकर इन्होंने बेचा तो जो भी सेल हुई जितने भी रुपीज़ में वो इन्होंने वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखे हैं। राम किशन ने 10,000 रुपीज़ के बासमती राइस बेचे, 20,000 रुपीज़ के परमल राइस बेचे और 30,000 रुपीज़ के नौरा राइस बेचे। ऐसे गुरचरण सिंह ने 50,000 रुपीज़ के बासमती बेचे, 30,000 के परमल बेचे और 10,000 के नौरा बेचे। ठीक है, ये कब हुआ, सितंबर के मंथ में। ऐसे इनकी अक्टूबर की सेल्स यहाँ पर गिवन है रुपीज़ में। रामकिशन ने अक्टूबर में 5,000 रुपये के बासमती बेचे, 10,000 के परमल बेचे, 6,000 के नौरा बेचे। गुरचरण ने अक्टूबर में 20,000 के बासमती बेचे, 10,000 के परमल बेचे और 10,000 रुपीज़ के नौरा बेचे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दो मैट्रिसेस की फॉर्म में दे रखी है। मैट्रिसेस ए में इनकी सितंबर की सेल है और मैट्रिक्स बी में इनकी अक्टूबर की सेल है। अब बोल क्या रहे हैं, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। हर एक फार्मर ने हर एक वेराइटी की दोनों महीने की मिला दें तो कितनी सेल की, मिला के सेल निकालनी है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए तो दोनों मैट्रिसेस को हम कर देते हैं ऐड a प्लस बी। अगर हम a प्लस बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 प्लस 5,000 यानी ये बन गया हमारा 15,000। ठीक है, 20,000 प्लस 10,000 ये बन गया 30,000, 30,000 प्लस 6,000 ये बन गया हमारा 36,000। ठीक है,
ऐसे 50,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 70,000, 30,000 प्लस 10,000 ये हो जाएगा 40,000 और 10,000 प्लस 10,000 यानी 20,000। तो हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, रामकिशन और ये किसकी सेल है, गुरचरण सिंह की। रामकिशन ने दोनों महीने में मिलाकर बासमती राइस कितने पैसे के बेचे, कितने रुपीस के बेचे, 15,000 रुपीज़ के। परमल बेचे उसने 30,000 के, है ना। सितंबर में बेचे 20,000 रुपीज़ के और फिर अक्टूबर में बेचे 10,000 के, तो कंबाइंड सेल कितनी हो गई 30,000। ऐसी नौरा राइस उसने बेचे 36,000 के। तो दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। दोनों की कंबाइंड सेल सितंबर और अक्टूबर की हर एक वैरायटी के लिए अलग अलग हमारे पास निकल कर आ गई। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। ये बताइए कि सितंबर से अक्टूबर तक सेल में डिक्रीज कितनी हुई, कमी कितनी हुई हर एक वैरायटी में। तो वो भी हमें दिखाई दे रहा है। क्या कर सकते हैं हम, हमें दिखाई दे रहा है रामकिशन ने बासमती सितंबर में तो 10,000 रुपये के बेचे थे, लेकिन उसने अक्टूबर में 5,000 के बेचे हैं। डिक्रीज इन सेल निकालनी है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे परमल बेचे थे 20,000 के, लेकिन अब अक्टूबर में परमल उसने बेचे हैं 10,000 रुपीज़ के, तो डिक्रीज निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी अब हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें निकालना है A माइनस B। दोनों मैट्रिसेस को इस बार हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो क्या आ जाएंगे, 10,000 माइनस 5,000 किया तो ये आ गया 5,000, इतनी सेल कम हुई। 20,000 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 10,000। उसके बाद 30,000 में से हमने 6,000 जब सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 24,000 और 50,000 में से 20,000 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 30,000। 30,000 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट किया 20,000 और 10,000 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट किया नहीं 0। इसमें तो सेल में कुछ डिक्रीज हुआ ही नहीं। 10,000 के ही उसने, गुरचरण सिंह ने 10,000 के नौरा बेचे थे अक्टूबर सितंबर में और 10,000 के ही नौरा बेचे हैं अक्टूबर में, कोई डिक्रीज नहीं हुआ यहाँ पर। थर्ड में कह रहे हैं, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी इन अक्टूबर। अक्टूबर में हर फार्मर को हर वेराइटी पर कितना फ़ायदा हो रहा है अगर उसे हर वेराइटी पर बेचने पर 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 2% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक प्रॉफिट की मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, थर्ड पार्ट यहीं पर ही कर लेते हैं हम इसको। हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ 2% प्रॉफिट की मैट्रिक्स कि रामकिशन ने जब बासमती बेची अक्टूबर में 5,000 रुपये की, तो हमें पता है उसे 2% प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे, 2% ऑफ 5,000 उतना उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ग्रॉस सेल पर 2% का प्रॉफिट हुआ। ऐसे यहाँ पर परमल पे कितना प्रॉफिट हुआ वो कैसे निकालेंगे, 2% ऑफ 10,000। नौरा पर कितना प्रॉफिट हुआ, 2% ऑफ 6,000। गुरचरण सिंह को बासमती बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ अक्टूबर में, 2% ऑफ 20,000। 2% ऑफ 10,000 परमल बेचने पे प्रॉफिट हुआ, 2% ऑफ 10,000 नौरा बेचने पर प्रॉफिट हुआ। तो हमारी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 2% ऑफ समथिंग हमें निकालना है, यानी 2/100 इंटू एक्स, ऐसे हम करना है। तो यहाँ आ जाएगा 2/100 इंटू 5,000, ये आ गया पहला हमारा। ऐसे 2/100 इंटू 10,000, ऐसे 2/100 इंटू 6,000। इस तरह से करके हमें मैट्रिक्स बनानी है। फिर सॉल्व करके क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, उसे हम देखते हैं। 2/100 इंटू 5,000 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 इंटू 50 यानी ये आ गया 100 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। 10,000 इंटू 2/100 तो 2 0 से 2 0 कट गए और 2 इंटू 100 यानी उसको 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 6,000 इंटू 2/100 तो 2 इंटू 60 यानी 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 20,000 इंटू 2/100 यानी उसको 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 10,000 इंटू 2/100 तो 2 0 से 2 0 कट गए, 100 इंटू 2 यानी उसको 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और ये तो सेम ही है, 10,000 इंटू 2/100 यानी उसको 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो मैट्रिक्स अब हमारे पास बनकर आई है, कैसे बनकर आई है, ये हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स को, जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी बी मैट्रिक्स, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 2/100 से।
2/100 से हमने बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनकर आई वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही है कि दोनों फार्मर्स को अक्टूबर के मंथ में कितना कितना प्रॉफिट हुआ अगर उन्हें ग्रॉस सेल पर 2% का प्रॉफिट हो रहा है तो। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हम ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में जो कंटिन्यू पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को हम कैसे, दो मैट्रिसेस हमें दे रखी हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, तो जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है इसकी अगर नोट्स चाहिए आपको तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये नोट्स आप PDF की फॉर्म में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।